हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 315वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अनियमित कंपन को किस नाम से जाना जाता है? अनियमित कंपन, जिसका कोई नियमित चाल नहीं होता है, ऐसे कंपन को जाना जाता है राव और कोलाहल के नाम से। ठीक है, ऐसे कंपनों को, अनियमित कंपन को राव और कोलाहल के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, लय व ताल किस घराने की गायकी में प्रधान मानी गई है? लय व ताल आगरा घराने की गायकी में प्रधान माना गया है। लयों को और तालों को आगरा घराने में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, किस घराने की गायकी में स्वर प्रधान होता है? किराना घराने की गायकी में स्वर प्रधान होता है और आगरा घराने की गायकी में लय व ताल प्रधान होते हैं। तो किराना घराना होगा इसका सही उत्तर, कि किस घराने की गायकी में स्वर प्रधान होते हैं, तो किराना घराने में स्वर प्रधान होते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्तमान समय में दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में जाना जाता है उस्ताद इकबाल अहमद जी को। ठीक है, उस्ताद इकबाल अहमद जी को वर्तमान समय में, आज के समय में दिल्ली घराने के खलीफा के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, वर्षाकालीन राग है। वर्षाकालीन राग है मियाँ मल्हार राग। मियाँ मल्हार राग को वर्षा के समय, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वैसे मल्हार अंग के सभी रागों को वर्षा ऋतु में ही गाया जाता है। ठीक है, इसके बाद छठवां प्रश्न है, सारंग अंग के रागों को गाया जाता है। सारंग अंग के रागों को गाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। सारंग अंग और मल्हार अंग, ये दोनों अलग अलग अंग हैं। तो मल्हार अंग के रागों को वर्षा ऋतु में और सारंग अंग के रागों को ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। सातवां प्रश्न है, मसीत खानी गत के निर्माण करता है। मसीत खानी गत के निर्माण करता है उस्ताद मसीत खां। मसीत खां जी मसीत खानी गत के निर्माण करता है। आठवां प्रश्न है, पूर्वी थाट का राग है। पूर्वी थाट का राग है बसंत राग। राग बसंत जो है ये पूर्वी थाट का राग है। नौवां प्रश्न है, मियाँ मल्हार राग का समप्रकृतिक राग है। मियाँ मल्हार राग का समप्रकृतिक राग है बहार राग। यानी कि मियाँ मल्हार की प्रकृति से बहार राग का जो प्रकृति है, चलन है, वो मैच खाता है, इसके समान है, इसलिए इसको समप्रकृतिक राग भी कहते हैं। बहार राग को राग मियाँ मल्हार का। 10वां प्रश्न है, अनूप विलास ग्रंथ के लेखक हैं। अनूप विलास ग्रंथ के लेखक हैं भाव भट्ट। भाव भट्ट जी अनूप विलास ग्रंथ के लेखक हैं। आपको मेरा आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा, ठीक है, आज मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा है, इसलिए आप यदि ईयरफोन लगा के इन प्रश्नों को सुनेंगे तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। और यदि अभी तक ये प्रश्न समझ में आ रहे हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, अनूप विलास ग्रंथ को लिखा गया है। अनूप विलास ग्रंथ को लिखा गया है 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में अनूप विलास ग्रंथ को लिखा गया है भाव भट्ट जी के द्वारा। 12वां प्रश्न है, नाद ब्रह्म की उपासना में भारतीय संगीत के कौन से मूल तत्व की भावना निहित रहती है? नाद ब्रह्म की उपासना में
भारतीय संगीत के सौंदर्य बोध की जो भावना है वो निहित रहती है। 13वां प्रश्न है, सितार में खरज का स्थान या खरज का तार कौन सा है? तो जो सितार में दूसरा तार होता है, पहला नहीं, पहला बाज का तार होता है और दूसरा तार जो है उसको खरज का तार कहते हैं, या खरज का स्थान सितार में दूसरे तार का होता है। ठीक है। 14वां प्रश्न है, सितार में पहला तार होता है। सितार का पहला तार होता है बाज का तार, इसको बाज का तार कहते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा बजाया जाता है, और बाज के बाद चिकारी के तार को सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। ठीक है। तो सितार में जो मुख्य तार है वो है बाज का तार, पहला तार। 15वां प्रश्न है, सितार का अंतिम तार होता है। सितार का अंतिम तार यानी कि 7वां तार होता है चिकारी का तार। चिकारी का तार होता है सितार का अंतिम तार। 16वां प्रश्न है, तानसेन जी का जन्म स्थान है। तानसेन जी का जन्म स्थान है बेहट। बेहट एक स्थान है जहां पर तानसेन जी का जन्म हुआ है। 17वां प्रश्न है, मतंग मुनि जी ने सर्वप्रथम 3 तुम्बे वाली किन्नरी वीणा पर स्थापित किया था। मतंग मुनि जी ने सबसे पहले 3 तुम्बे वाली किन्नरी वीणा पर स्थापित किया था सारिकाओं को। सारिका या पर्दे जो होते हैं उसको किन्नरी वीणा पर मतंग मुनि जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम स्थापित किया था। उससे पहले किसी भी वीणा पर सारिकाएं नहीं होती थी। ठीक है। पर मतंग मुनि जी ने ही सबसे पहले जो है किन्नरी वीणा पर स्थापित किया था सारिकाओं को। और किन्नरी वीणा एकमात्र ऐसा वीणा है जिसमें 3 तुम्बे होते हैं। ठीक है। सितार तानपुरे में 1 तुम्बा होता है, पर किन्नरी वीणा जो मतंग जी ने बनाया है उस पर 3 तुम्बे होते हैं। 18वां प्रश्न है, सर्वप्रथम वीणा के तार पर लंबाई नापकर स्वरों को स्थापित करने का सिद्धांत किसने बताया है? तो सर्वप्रथम सबसे पहले वीणा के तार पर लंबाई नापकर स्वरों को स्थापित करने का सिद्धांत बताया है पंडित अहोबल जी ने। पंडित अहोबल जी ने सर्वप्रथम वीणा के तार पर लंबाई को नापकर स्वरों को स्थापित करने का सिद्धांत दिया था। 19वां प्रश्न है, दक्षिण संगीत पद्धति में तालों की मुख्य जातियां हैं। दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में मुख्य तालों की जातियां हैं 5 जातियां, जिनके नाम है चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण। 5 जातियों के नाम हैं चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण। ये 5 जातियां दक्षिण संगीत पद्धति में तालों की मुख्य जातियां हैं। 20वां प्रश्न है, सर्वप्रथम मतंग मुनि जी के द्वारा किन्नरी वीणा पर सारिकाओं की स्थापना की गई थी, इसका उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम मतंग मुनि जी के द्वारा किन्नरी वीणा पर सारिकाओं की स्थापना तो की गई थी, पर इसका उल्लेख जो है सबसे पहले मिलता है बृहदेशी ग्रंथ में। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये मैंने 315वें दिन के वीडियो के माध्यम से आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत कराया हूँ। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हों या आए हों या अभी तक नहीं आए हों, तो आप यदि नहीं आए हों तो इस वीडियो को यदि आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएंगे। और यदि समझ में आ गए हों तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, जिससे कि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को मेरी वीडियोस पसंद में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ उनको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है। और जो नहीं प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं उनको आप कमेंट करके भी अवश्य पूछिए। ठीक है। आज ये 315वें दिन का वीडियो है। इसके पहले की 314 वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है
तो अवश्य ही देख लीजिए, ताकि आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी आपकी हो जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।